गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप लोग जानते हैं कि पीसीएस के एग्जाम की डेट आ चुकी है और पीसीएस में जीएस का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है ये आपको पहले से ही पता है। तो हम जीएस में साइंस डील करने वाले हैं और साइंस में आपको पता है 15 से 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं जीएस में। ठीक है, आपका जो पेपर होता है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन पीसीएस में साइंस के आते हैं, जिसमें मैक्सिमम पोर्शन आपका बायोलॉजी का आता है। उसके बाद फिर फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ डिस्कस करेंगे साइंस और टेक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की कि हमारे जो बायो है पोर्शन उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उन सब के बारे में हम डील करेंगे। हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा है यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ब्लड जो होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, क्या क्या उससे कंपोजिशन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप, यानी रुधिर और रुधिर समूह। रुधिर के बारे में हम बात करें कि रुधिर हमारा होता क्या है, तो बचपन से आप देखते आए हैं कि ब्लड हमारा रेड कलर का होता है और ये फ्लो करता है। ब्लड रेड कलर का होता है और ये फ्लो करता है। अगर ये फ्लो कर रहा है तो ये हमारी बॉडी में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमारा ब्लड जो है वो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं मुंह से, ठीक है, खाना स्टमक में गया, स्टमक में जब खाना गया तो खाने की रिक्वायरमेंट तो हमारे ब्रेन को भी है और हाथ पैरों को भी है। तो ब्रेन में और हाथ पैरों में यहाँ पर खाना कैसे पहुंचेगा, तो यहाँ पर जो खाना पहुंचाने का काम करता है वो हमारा ब्लड करता है। तो ब्लड क्या है, जो है जब सप्लाई कर रहा है उस दौरान जो है हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है और जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए ब्लड जो है वो हमारा क्या है, कनेक्शन का काम करता है हमारी बॉडी में। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसीलिए हम बोलते हैं ब्लड जो है एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल है इसीलिए क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। तो ये क्या है, कोशिकाओं का समूह है। लेकिन कैसा कोशिकाओं का समूह है, ये लिक्विड कंडीशन में पाया जाने वाला है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। हमारा ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी तरल संयोजी ऊतक है, जो कि बना होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। हमारा जो ब्लड होता है ये एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा को हम प्रद्रव्य बोलते हैं और संगठित पदार्थ जो है फॉर्म्ड एलिमेंट को बोलते हैं। लेकिन साइंस में आप ये क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन साइंस में आते हैं तो अब साइंस में जो है साइंटिफिक टर्म आ रहे हैं और साइंटिफिक टर्म हमारे जो है वो इंग्लिश में होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा को आपको ये प्रद्रव्य लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये प्लाज्मा ऐसे ही आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो ध्यान दें कि जो है इंग्लिश के टर्म जो होंगे वो साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि प्लाज्मा और
फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें कि हमारे शरीर में ब्लड की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। इसका पीएच क्या है? 7.4 है। अगर इसका पीएच 7.4 है तो ये कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है, कैसा है? तो ये कैसा होता है? बेसिक होता है। लेकिन कैसा बेस है? ये वीक बेस है। ठीक है, ये क्या है? वीक बेस है। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में, खासकर पीसीएस में, ये वीक बेस ऑप्शन ना मिल करके आपको स्लाइटली एल्कलाइन मिलता है। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? देखो, बेसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं। बेस हमारे दो प्रकार होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, एक जल में घुलनशील होता है जिसको हम वाटर सॉल्युबल बोलते हैं, और दूसरा जल में अघुलनशील होता है। और जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। तो जो भी वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं वो हमारे एल्कली कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या है? वीक बेस है, या फिर आप कह सकते हैं एल्कली है। लेकिन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो ये कैसा है? वीक है। तो ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऑप्शन होता है स्लाइटली एल्कलाइन। हल्का सा क्षारीय होता है हमारा जो ब्लड होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्लड के ओवरऑल कंपोजिशन की। हमारा जो ब्लड है उसका कंपोजिशन क्या है ना? तो हमारा जो ब्लड है, हमारे शरीर में कितना पाया जा रहा है? 5 से 6 लीटर का ब्लड पाया जा रहा है, रुधिर पाया जा रहा है। ये जो हमारा 5 से 6 लीटर का ब्लड है उसमें क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं? प्लाज्मा का कंटेंट कितना है? फॉर्म्ड एलिमेंट का कंटेंट कितना है? अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जो है यहाँ पर पाया जाता है 55 से 60%। ठीक है, हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में 55 से 60% हिस्सा किसका है? प्लाज्मा का है। यहां पर 40 से 45% हिस्सा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट का। संगठित पदार्थ। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं? देखिए, हमारा जो 55 से 60% हिस्सा प्लाज्मा का है, इस 55 से 60% हिस्से में क्या क्या चीजें पाई जाती है? तो इस 55 से 60% हिस्से में 90 से 92% वाटर पाया जाता है। ठीक है, जल 90 से 92%। 6 से 8% यहाँ पर पाई जाती है प्रोटीन, और 1 से 2% पाए जाते हैं मिनरल्स, जिनको हम खनिज बोलते हैं। ठीक है, मिनरल्स कौन से हैं हमारे? जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें क्या हैं? हमारे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लाज्मा है उसमें जो है 90 से 92% वाटर पाया जाता है, 6 से 8% प्रोटीन और 1 से 2% मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम पट्टिकाडू बोलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पट्टिकाडू जरूरी नहीं है लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब साइंटिफिक टर्म आएंगे। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स लिखे हुए नहीं आते हैं एग्जाम में आपके। अब यहाँ पर क्या आता है? अब इनके साइंटिफिक टर्म लिखे हुए आते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो प्लाज्मा की हम बात करें, प्लाज्मा में क्या क्या कंटेंट पाया जा रहा है? प्लाज्मा में आप देख रहे हैं 90 से 92% वाटर पाया जा रहा है, 6 से 8% प्रोटीन पाई जा रही है और 1 से 2% मिनरल पाए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रोटीन, ये 90 से 92% क्या है? पानी है। लेकिन प्रोटीन और मिनरल्स की वजह से हमारा जो प्लाज्मा होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। और गाढ़े और चिपचिपे के लिए हम लोग यहाँ एक टर्म यूज करते हैं, विस्कस। और ये क्या है? पानी है, तो जाहिर सी बात है लिक्विड कंटेंट में पाया जा रहा होगा। तो प्लाज्मा हमारा जो है एक प्रकार का विस्कस फ्लूइड होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि हल्के से पीले रंग का होता है। ये हल्के सा पीला रंग जो है वो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे जो इसका हल्का सा पीला रंग होता है वो बिलिरुबिन की वजह से होता है। देखिए, अगर आपको कहीं पर कोई चीज मिलती है जो कि कलर प्रोवाइड करने का काम करती है, वो पिगमेंट कहलाती है। जैसे हमारी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो हरे रंग की होती हैं। तो हरे रंग की क्यों है? क्योंकि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का पिगमेंट है, वर्णक है। तो कलर प्रदान करने वाली कोई चीज
पिगमेंट कहलाती है या फिर वर्णक कहलाती है। ठीक वैसे ही जो हमारा प्लाज्मा है वो हल्के से पीले रंग का होता है, तो किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। और बिलिरुबिन जो है प्लाज्मा इज अ विस्कस फ्लूइड तो हमारा जो प्लाज्मा है वो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि हल्के से पीले रंग का होता है। और येलो कलर किसकी वजह से है? येलो कलर होता है बिलिरुबिन की वजह से। बिलिरुबिन, देखिए बिलिरुबिन की कोई हिंदी नहीं है, इसको आप ऐसे ही पढ़ेंगे बिलिरुबिन। ठीक है, तो बिलिरुबिन की वजह से जो हमारा प्लाज्मा है वो हल्का सा पीले कलर का है। और ये जो बिलिरुबिन है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इसका फॉर्मेशन बहुत बार आपके पीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है कि बिलिरुबिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो बिलिरुबिन का फॉर्मेशन हमारे लीवर में होता है, जिसको आप यकृत बोलते हैं और इसी को जिगर भी बोलते हैं, है ना। जिगर और यकृत कौन होते हैं? लीवर होते हैं। तो प्लाज्मा कैसा है? हल्के से पीले रंग का है। किसकी वजह से है? बिलिरुबिन की वजह से है। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में वो यहाँ पर पाई जाने वाली प्रोटीन से बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पाई जाने वाली प्रोटीन कौन कौन सी हैं और उनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो हम बात करते हैं प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन और उसके फंक्शन। प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जिसका नाम होता है हेपरिन। देखिए हेपरिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती। अब ब्लड को क्लॉट क्यों नहीं होने देती? ताकि हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में प्रॉपर मात्रा में अच्छे से फ्लो हो, इसीलिए हेपरिन जो है ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है। और हेपरिन हमारी क्या है? एक एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ये रुधिर का थक्का नहीं जमने देती। ठीक है, ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है हेपरिन। ठीक है, हेपरिन के अलावा हमारी एक प्रोटीन है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन ये दोनों हमारी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, इसका मतलब ये क्या कराएंगी? ब्लड क्लॉट कराएंगी। अब हमें ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत क्यों है? तो देखो जब भी चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद ब्लड का क्लॉट होना जरूरी है, नहीं तो पता चले शरीर से सारा ब्लड ही फ्लो हो जाएगा। इसीलिए हमें जरूरत है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोटीन की। तो ये क्या करती है? प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन ब्लड को क्लॉट कराती है, इसीलिए हम इसको ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड को क्लॉट कराने का काम कौन करती है? प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन करती है। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन और भी पाई जाती है जिसका नाम होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम क्या है? देखो एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। परासरण नियंत्रण। तो जो हमारी एल्बुमिन प्रोटीन है उसका काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है?
ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ये हमारे बॉडी में वाटर और मिनरल से कंटेंट को मेंटेन करने का काम करती है। कौन करती है? एल्बुमिन करती है। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो अंडा होता है वो भी एक लिक्विड पार्ट होता है, और अंडा जो आपका होता है वो लिक्विड पार्ट है, तो उसमें जो व्हाइट वाला पोर्शन है अंडे का वो लिक्विड पोर्शन होता है। तो उसमें कौन सी प्रोटीन है जो कि वाटर और मिनरल्स को मेंटेन करने का काम करती है? तो वहां पर वो कौन है? एल्बुमिन ही करती है। तो लिख लीजिएगा, व्हाइट पार्ट ऑफ इट कंटेन एल्बुमिन प्रोटीन। अंडे के सफेद भाग में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। तो जो अंडे का व्हाइट पार्ट है उसमें एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि वाटर और मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करती है। उसके अलावा यहाँ पर एक पाई जाने वाली प्रोटीन है जिसका नाम होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व इज डिफेंस मैकेनिज्म। हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, अगर शरीर के ऊपर किसी बैक्टीरिया, वायरस का या किसी बीमारी का अटैक होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने में काम करती है ग्लोबुलिन। इसीलिए बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, या प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक होती है हमारी ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, देखिए अब यहां से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है? प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पिछले पूछा जा चुका है जो ये हमारी प्रोटीन दी हुई है, हेप्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, और उसके अलावा ये जो आपकी प्रोटीन है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, यहां से कोई 4 प्रोटीन दे देता है और उसका मैच द फॉलोइंग में आता है। इनके फंक्शन जो है जैसे मैंने लिखे हैं एज इट इज सेम लिखे हुए होते हैं, एक भी वर्डिंग में चेंजेस नहीं होता है, बस केवल यहां से कोई भी 4 आएगा और मैच द फॉलोइंग में आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब देखिए, ये तो हमारा जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन थी। यहां पर एक टर्म हमारा आता है सीरम। सीरम क्या होता है? तो देखो, सीरम की हम बात करें कि हमारा जो प्लाज्मा है, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, यानी प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन को हटा दें, तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो सीरम क्या होगा? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक है, तो ये बातें हमारी जो थी वो प्लाज्मा की थी। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। और फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट यानी संगठित पदार्थ, इसमें आता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कोशिकाएं। देखिए, पहले आपके एग्जाम में
आरबीसी या रेड ब्लड सेल लिखा हुआ आता था, लेकिन पिछले 1-2 बार से अब आपके पीसीएस के एग्जाम में आरबीसी जैसे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, अब इनके साइंटिफिक नेम आ रहे हैं। तो साइंटिफिक नेम की बात करें कि जो हमारा आरबीसी होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इरिथ्रोसाइट को अगर आप स्प्लिट कर दें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्या है? इरिथ्रो प्लस साइट है इसमें, इरिथ्रो प्लस साइट से मिलकर बना हुआ है हमारा इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो जो टर्म होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेड, और साइट का मतलब होता है सेल। ऐसी सेल्स जो कि रेड हैं वही क्या है? इरिथ्रोसाइट है, वही आरबीसी है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके एग्जाम में आरबीसी लिखा हुआ नहीं आएगा, क्या आएगा? इरिथ्रोसाइट लिखा हुआ आएगा, जो कि हमारे आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो आरबीसी है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है ना, इसकी फॉर्मेशन साइट कहाँ पर है, निर्माण स्थल कहाँ? फॉर्मेशन साइट की बात करें, निर्माण स्थल की बात करें, तो जो हमारा आरबीसी है वो बनता है हमारे बोन मैरो। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में फॉर्मेशन होता है हमारे आरबीसी का। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? अस्थि मज्जा में हो रहा है, बोन मैरो में। आरबीसी का हमारा एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, एक निश्चित जीवन काल होता है। हमारा जो आरबीसी है ना वो 120 डेज इसका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन यानी जीवन काल, तो इसका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है। देखिए, जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट 120 डेज आपके एग्जाम में ऑप्शन मिले। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए 120 डेज का ऑप्शन नहीं मिलता है, और 120 डेज नहीं मिलता है तो 120 डेज के नियरेस्ट कोई भी ऑप्शन मिलता है। हो सकता है 115 दिन मिल जाए, 122 दिन, 125 दिन, 110 दिन, जो भी आपको 120 के सबसे नियरेस्ट ऑप्शन मिलेगा उसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। शेप की अगर हम बात करें कि इसका शेप कैसा होता है, तो देखो इसका शेप होता है स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल है, इसका मतलब क्या है? गोलाकार है। गोलाकार होने के साथ साथ इसका शेप जो होता है वो बाइकॉनकेव होता है। उभयावतल। ये कॉनकेव होता है और दोनों साइड से इसका शेप जो है वो कॉनकेव होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकॉनकेव बोलते हैं। ये देखिएगा, ये है हमारा डब्ल्यू आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में आप देख रहे हैं ये हल्का सा, इसमें क्या है? हल्का सा गड्ढा है। ठीक है, और ये झुकाव जो आप देख रहे हैं, हल्का सा यहाँ पर झुकाव है, ये झुकाव जब एक साइड होता है तो इसको हम कॉनकेव बोलते हैं, लेकिन ये झुकाव दोनों साइड है, और दोनों साइड है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं कि इसमें जो है ये झुकाव दोनों साइड है, इसी वजह से ये बाइकॉनकेव कहलाता है। ठीक है, इसी वजह से क्या कहला रहा है? बाइकॉनकेव कहला रहा। अगर एक ही साइड झुकाव होता तब ये कॉनकेव कहलाता, लेकिन झुकाव यहाँ पर दोनों साइड पे है, इसलिए ये हमारा एक बाइकॉनकेव इसका शेप कहलाता है। ठीक है, अमाउंट की बात करें, मात्रा की बात करें कि इसका अमाउंट कितना होता है, तो देखिए इसका जो अमाउंट होता है ये 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब इसका अमाउंट होता है। 1 mm क्यूब में इसकी मात्रा 45 से 55 लाख आप बोल सकते हैं, या 4.5 से 5.5 मिलियन होती है 1 mm क्यूब में आरबीसी की मात्रा। आरबीसी का जो है हमारा ग्रेवयार्ड भी होता है। ठीक है, कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान हमारा कहलाता है स्प्लीन। स्प्लीन यानी प्लीहा। ये है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी।
आरबीसी का कब्रिस्तान है। आरबीसी का कब्रिस्तान होता है स्प्लीन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में आपको पीछे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीसीएस में कि जब बच्चे होते हैं और उनमें प्रॉपर बोन मैरो का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तब वहां पर ब्लड कहाँ बनता है। तो देखो न्यू बॉर्न बेबी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है लीवर में, बर्थ से पहले और बर्थ के कुछ दिनों बाद लीवर यानी यकृत में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब तक प्रॉपर बोन मैरो का फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक लीवर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। देखो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है और रेड कलर देने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कलर प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का पिगमेंट होता है। कोई भी ऐसी चीज जो कलर प्रोवाइड करने का काम करती है वो पिगमेंट कहलाती है, वर्डक कहलाती है। तो हीमोग्लोबिन को अगर आप तोड़ दो, स्प्लिट कर दो, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम की अगर आप बात करें कि हीम क्या है, तो देखो हीम जो है एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। लौहयुक्त पदार्थ है। ठीक है, ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन जो है ओवरऑल क्या है, तो हीमोग्लोबिन ओवरऑल आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ओवरऑल क्या है, तो हीमोग्लोबिन इज ए आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, तो इसकी मात्रा हमारे शरीर में 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होनी चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, फंक्शन की बात करें क्या क्या काम है इसका, तो देखो ये क्या है हीमोग्लोबिन। एक पहली बात तो हीमोग्लोबिन है एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और दूसरा क्या है, ये पिगमेंट है। अब पिगमेंट है तो ये क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा। तो क्या करता है, प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड। रुधिर को लाल रंग प्रदान करने का काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन। उसके अलावा इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है ये, तो देखो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस कौन सी हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब हुआ श्वसनीय गैसें। ये कौन सी हैं हमारी, तो ये है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन ये एक बार में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की क्षमता रखता है, तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल एक बार में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की क्षमता रखता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी अप टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यह ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की क्षमता रखता है। आपके पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हमारा आरबीसी होता है जब ये मेच्योर होता है तो इसमें सारे सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं। देखो जो हमारा आरबीसी होता है
जब वो मैच्योर होता है, मैमल्स के आरबीसी जब मैच्योर होते हैं तो उसमें सारे सेल ऑर्गेनेली डिसअपियर हो जाते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे आपका कैमल और लामा है। कैमल और लामा को छोड़ करके बाकी जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी के आरबीसी में जो है जब वो मेच्योर होते हैं तो उनके सारे सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो जाते हैं, सारे कोशिकांग गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। अब ये जितना हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को मेनली ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हमारे बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका करीब 95 से 96% ऑक्सीजन की सप्लाई हीमोग्लोबिन ही करता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन को ऑप्शन मिल जाए, ऑप्शन में क्या मिल जाए? ऑप्शन में इसको मिल जाए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हीमोग्लोबिन को ऑप्शन में मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करना शुरू करेगा और ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यही रीजन है कि दम घुटने से जब भी डेथ होती है तो वहां पर क्या होता है, जैसे बंद कमरे में बोलते हैं अंगीठी या हीटर जला करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंगीठी और हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है इसकी मात्रा जो है जब कमरा बंद होता है तो कमरे में कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और हीमोग्लोबिन को भी ऑप्शन मिल जाता है ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेफर करता है क्योंकि ये जितना ऑक्सीजन को लाइक करता है उससे 200 गुना ज्यादा ये लाइक करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो इफिशियंसी का रेशियो है वो कितना है? 200:1 है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को 200 गुना ज्यादा लाइक करता है, इसके लिए ज्यादा 200 गुना ज्यादा इफिशियंट है। इसलिए जैसे ही ऑप्शन मिलता है ये तुरंत कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी करना शुरू करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यही रीजन है कि दम घुटने से डेथ हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के हम कहें कि आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी का काम क्या है, या आप कहें हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो क्या काम है इसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हीमोग्लोबिन का काम है और हमारे ब्लड को कलर प्रोवाइड करना। हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। एनीमिया जिसको हम बोलते हैं रक्त अल्पता, खून की कमी। ठीक है, तो ये बातें हमारी आरबीसी को लेकर के थी। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको आप बोलेंगे श्वेत रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी पहले एग्जाम में आपके आता था, बट अब डब्ल्यूबीसी लिखा हुआ नहीं आता है, अब डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम आता है। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो उसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होगा? ल्यूकोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट को अगर आप स्प्लिट करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। इसमें एक होता है ल्यूको और दूसरा होता है साइट। ठीक है, ल्यूको प्लस साइट से मिलकर बना हुआ है ल्यूकोसाइट। और ल्यूको टर्म की बात करें कि ल्यूको का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कलरलेस। कलरलेस है इसका मतलब क्या है? रंगहीन है, इसमें कोई भी रंग नहीं है। और साइट का मतलब हम पहले से ही जानते हैं क्या होता है? सेल होता है, कोशिका होता है। ऐसी कोशिकाएं जो कि कलरलेस हैं, और कलरलेस हैं तो संभावना है व्हाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जो कि कलरलेस हैं, जो कि व्हाइट हैं, वो क्या है? डब्ल्यूबीसी कहलाती है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ल्यूकोसाइट पड़ गया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, इसका फॉर्मेशन साइट क्या है। अगर हम फॉर्मेशन साइट की बात करें
तो WBC का जो फॉर्मेशन साइट होता है, इसका भी फॉर्मेशन साइट बोन मैरो ही है। इसका फॉर्मेशन साइट बोन मैरो होता है। लाइफ स्पैन की बात करें, जीवन काल की बात करें कि इसका लाइफ स्पैन कितने दिनों का है, तो इसका लाइफ स्पैन होता है 13 से 20 दिनों का। ठीक है, 13 से 20 दिनों का लाइफ स्पैन होता है WBC का। ठीक है, अमाउंट की बात करें कि इसका अमाउंट कितना होता है, इसका अमाउंट होता है 6000 से 8000 पर mm³। 1 mm³ में इसकी मात्रा होगी 6000 से 8000। ठीक है, लाइफ स्पैन कितने दिनों का है, 13 से 20 दिनों का है, और फॉर्मेशन साइट क्या है, बोन मैरो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए WBC के शेप की अगर हम बात करें, आकार की बात करें कि इसका शेप कैसा होता है। देखो WBC होगा तो या तो स्फेरिकल होगा, ठीक है, और स्फेरिकल है इसका मतलब क्या है, गोलाकार। और अगर गोलाकार नहीं होगा तो इसका कोई भी शेप नहीं होगा। कोई भी शेप नहीं होगा से क्या मतलब है, देखिए WBC का कोई भी शेप नहीं होगा। क्यों इसका कोई शेप नहीं होगा, WBC का काम होता है हमारे शरीर की रक्षा करना। WBC जो है, अगर हमारे शरीर के ऊपर किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी बीमारी का अटैक होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम करता है WBC। अब WBC इसके खिलाफ एक्शन लेने का काम करता है, और इसीलिए इसका कोई भी शेप नहीं है। और शेप क्यों नहीं है, ताकि ये हर जगह पर पहुंच सके। अगर इसका कोई निश्चित शेप होता तो उसको आने जाने के लिए स्पेस की, निश्चित स्पेस की जरूरत होती, और अगर वो स्पेस उसको नहीं मिलता तो वो वहां पर पहुंच नहीं पाता। इसीलिए हर जगह पर, हर टारगेट एरिया पे पहुंच सके, इसलिए इसका कोई भी शेप नहीं होता। इसका कोई भी शेप नहीं होता, इसीलिए जैसे अमीबा होता है उसका कोई शेप नहीं होता, तो इसके शेप की तुलना किससे की गई है, अमीबा से की गई है। तो इसका कहा जाता है अमीबॉइड शेप होता है। ठीक है, अमीबीय आकार। या तो इसका शेप क्या होगा, अमीबीय आकार होगा, या तो फिर ये क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही रक्षा करता है जैसे हमारे देश के सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसीलिए WBC को हम बोलते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। WBC सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाता है। अब देश के सिपाही अगर देश की रक्षा कर रहे हैं तो उनके पास जो है कुछ ना कुछ हथियार होते हैं, वैसे ही हथियार के रूप में हमारे WBC को भी कुछ चाहिए। तो यहाँ पर WBC के रूप में के पास जो है हथियार के रूप में बंदूक या बारूद जैसी चीजें नहीं है। फिर इसके पास क्या है, इसके पास एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं, और उन्हीं स्पेसिफिक टाइप की सेल्स की हेल्प से ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो WBC जो है, यहाँ पर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक स्पेसिफिक टाइप के यहाँ पर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और पार्टिकल्स की प्रेजेंस या अब्सेंस के हिसाब से हमारा WBC 2 प्रकार का होता है। WBC का वह हिस्सा जहां पर वो स्पेशल पार्टिकल मौजूद होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, और WBC का वह हिस्सा जहां पर वो स्पेशल पार्टिकल्स अब्सेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। तो पार्टिकल की प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से WBC हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। देखिए, जब आप बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की और हम इसको स्प्लिट करें तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक है इसमें ग्रेन्यूल और दूसरा क्या है, साइट। ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है, तो ग्रेन्यूल का मतलब होता है पार्टिकल, और पार्टिकल मतलब कोई कण है। और साइट का मतलब क्या है, साइट का मतलब है सेल। ठीक है, साइट का मतलब क्या है, सेल है, और ग्रेन्यूल का मतलब है पार्टिकल। WBC का वह हिस्सा जिसमें पार्टिकल्स मौजूद होते हैं
ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं उसको हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं कण कोशिकाएं। और एग्रेनुलोसाइट का मतलब हुआ ऐसा WBC का हिस्सा जिसमें पार्टिकल्स एब्सेंट है। ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। क्या एब्सेंट हो गए? ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हो गए। तो यहाँ पर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं अकड़ कोशिकाएं। ठीक है, तो WBC हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा कहलाता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं और ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेकिन इनमें किस प्रकार के ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं? तो यहाँ पर जो ग्रेन्यूल मौजूद होते हैं या तो एसिड के या फिर बेस के या फिर एसिड और बेस दोनों के ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार के ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं उसके हिसाब से हमारा WBC 3 प्रकार का होता है। WBC का वह हिस्सा जहां पर एसिड के ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं उसको हम बोलते हैं एसिडोफिल्स, और एसिडोफिल्स का ही दूसरा नाम होता है इसिनोफिल। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर बेस के पार्टिकल्स पाए जाते हैं और जब बेस के पार्टिकल पाए जाते हैं तब ये कहलाता है बेसोफिल। और कभी कभी यहाँ पर एसिड और बेस दोनों के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और एसिड और बेस जहां पर दोनों मौजूद हो वो चीज क्या होती है? न्यूट्रल होती है। यानी WBC का वह हिस्सा जहां पर एसिड और बेस दोनों के पार्टिकल्स पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा? बेसोफिल कहलाएगा, सॉरी न्यूट्रोफिल्स कहलाएगा, है ना। जहां पर एसिड और बेस दोनों पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? न्यूट्रोफिल्स कहलाता है। ठीक है, तो स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स कौन से हैं? एसिड के, बेस के या फिर एसिड और बेस दोनों के। जब ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसी हिसाब से इसका नाम होगा। एसिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो क्या नाम होगा? एसिडोफिल होगा। यानी इसका नेचर कैसा है? एसिडोफिल का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। बेसोफिल का नेचर कैसा है? बेसिक है, क्षारीय है। इसकी प्रकृति कैसी है बेसोफिल की? बेसोफिल की प्रकृति जो है क्षारीय है, बेसिक है। और न्यूट्रोफिल की कैसी है? न्यूट्रल है, उदासीन है, ना ये अम्ल है ना ही क्षार है, ये क्या है? उदासीन है। इनकी प्रकृति के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेसोफिल की प्रकृति कैसी होती है, एसिडोफिल की कैसी होती है या फिर न्यूट्रोफिल की कैसी होती है। ठीक है, अब जो है एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं PCS में, वो पूछा जाता है कि अगर हम इनकी स्टेनिंग करें, स्टेनिंग का मतलब है कि अगर हम इनको कलर करें, जब हम इनको कलर करते हैं, इनकी स्टेनिंग करते हैं, तो क्या ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं? ऐसा नहीं है कि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लें। अगर सारे कलर को नहीं एब्जॉर्ब करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कलर को करते होंगे। तो किस स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं? देखो, एसिडोफिल की अगर हम बात करें कि एसिडोफिल हमारा किस कलर को एब्जॉर्ब करता है, तो एसिडोफिल जो है हमारा ये पिंक कलर को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? पिंक कलर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, गुलाबी कलर को। बेसोफिल एब्जॉर्ब करता है ब्लू कलर को, नीले रंग को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और न्यूट्रोफिल क्या है? न्यूट्रोफिल न्यूट्रल है, लेकिन ये न्यूट्रल हुआ कैसे? जब यहाँ पर एसिड और बेस दोनों मिले तभी ये क्या हुआ है? न्यूट्रल हुआ है। इसका मतलब है कि एसिड और बेस दोनों के कलर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी पिंक और ब्लू दोनों को एब्जॉर्ब करेगा। और जब भी पिंक और ब्लू मिलते हैं तो क्या बनते हैं? तब वो बनते हैं पर्पल। इसका मतलब ये किस कलर को एब्जॉर्ब करेगा? पर्पल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है इसके पास एक खास प्रॉपर्टी और भी है। क्या है खास प्रॉपर्टी? जो हमारा न्यूट्रोफिल होता है इसके पास एक खास प्रॉपर्टी है फैगोसाइटोसिस की। अब ये फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस क्या है? देखो, जब भी किसी बैक्टीरिया या वायरस का या किसी भी रोगाणु का अटैक होता है शरीर के ऊपर और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस केस में हमारा जो न्यूट्रोफिल होता है वो उसको इंगल्फ कर जाता है, खा जाता है, उसका भक्षण कर जाता है। और भक्षण करने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है?
फैगोसाइटोसिस कहलाती है। तो फैगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस करने की क्षमता होती है वो न्यूट्रोफिल्स के साथ पास होती है। न्यूट्रोफिल्स के अलावा ये प्रोसेस करने की क्षमता एग्रेनुलोसाइट के मोनोसाइट के पास भी होती है। देखिए एग्रेनुलोसाइट हमारे दो हैं, एक है हमारा मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। जो हमारा मोनोसाइट है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, इन दोनों के पास फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करने की क्षमता होती है। फैगोसाइटोसिस मतलब भक्षण कोशिकता। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि ये जो भी हमारे फॉरेन मटेरियल होंगे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी एलिमेंट जो रोग फैलाने के लिए शरीर में एंटर कर रहे हैं, उनको ये इंगल्फ कर जाएगा, उनको खा जाएगा, और उनको खा जाने की ही भक्षण कर जाने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? फैगोसाइटोसिस कहलाती है। ठीक है, अब फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर देता है, और जब ये अपने फॉर्म को मॉडिफाई करता है तो इसका मॉडिफाइड फॉर्म कहलाता है मैक्रोफेज। ठीक है, तो मोनोसाइट जो है अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर लेता है, और मॉडिफाई करके क्या बना लेता है? मैक्रोफेज बना लेता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये बातें हमारी WBC के टाइप्स की हैं, जिसमें हमने एग्रेनुलोसाइट के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो यहाँ पर जो है मोनोसाइट अपने फॉर्म को मॉडिफाई करके क्या बना रहा है? मैक्रोफेज बना रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट के टाइप, लिम्फोसाइट की। देखो, जब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा बी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, दोनों मिलजुल के काम करते हैं, काम लगभग इनका एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग क्यों है, हम बात करते हैं। देखो, बी लिम्फोसाइट जो है, इसका फॉर्मेशन जो है हमारे बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? बोन मैरो में होगा, अस्थि मज्जा में होगा, और अस्थि मज्जा में ही इसका फॉर्मेशन होता है, और अस्थि मज्जा में ही ये मैच्योर होती है। यानी जहां पर इसका जन्म होता है वहीं पर ये बड़ी हो जाती है बी लिम्फोसाइट। दोनों प्रोसेस फॉर्मेशन की और मैच्योरेशन की कहाँ हो रही है? बोन मैरो में हो रही है, और इसका नाम क्या है? बी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो इसका फॉर्मेशन तो होता है बोन मैरो में। ठीक है, फॉर्मेशन, निर्माण कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा, लेकिन ये मैच्योर नहीं होती है बोन मैरो में, ये मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड में, मैच्योर होती है थाइमस ग्रंथि में, है ना? थाइमस ग्रंथि में ये मैच्योर होती है। देखो, थाइमस जो हमारी ग्लैंड है, थाइमस ग्रंथि है, यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है थाइमोसिन, और ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है वो टी लिम्फोसाइट के मैच्योर होने में हेल्प करता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट कहाँ पर मैच्योर होती है? थाइमस में, और थाइमस में ही मैच्योर होती है, वहीं से थाइमस से क्या ले लिया गया है? टी ले लिया गया है, और इसका नाम क्या पड़ गया? टी लिम्फोसाइट। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट कहाँ मैच्योर होती है? बोन मैरो में मैच्योर होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? बी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है थाइमोसिन, जो कि टी लिम्फोसाइट के मैच्योर होने में हेल्प करता है। लेकिन जब ओल्ड एज आती है ना, ओल्ड एज आते आते टी लिम्फोसाइट जो है हमारे शरीर में मैच्योर नहीं हो पाता। क्यों नहीं मैच्योर होता? क्योंकि बुढ़ापे के दौरान थाइमस ग्लैंड हमारे शरीर से गायब हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस ग्लैंड छोटी होना शुरू हो जाती है, ओल्ड एज आते आते हमारे शरीर से डिसअपियर हो जाती है। और जब थाइमस ग्लैंड डिसअपियर हो गई तो थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, और जब थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होगा, और जब टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होगा तो ये अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। यानी जो काम बी और टी दोनों मिलकर करते थे, आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं और एक चला जाता है तो दूसरे को करने में समय ज्यादा लगता है। इसका मतलब जब टी लिम्फोसाइट जो है अब मैच्योर नहीं होगा। क्यों नहीं मैच्योर होगा? क्योंकि थाइमस ग्लैंड है नहीं, और जब थाइमस ग्लैंड है नहीं तो थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, और थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होगा, और टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाएगा तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यही रीजन है कि जब ओल्ड एज में कोई बीमार होता है
तो रिकवरी में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो काम बी और टी दोनों मिल करके कर रहे थे, अब टी चला गया तो बी को करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में, वो पूछता है कि कौन सी ग्लैंड है जो कि ओल्ड एज के दौरान गायब हो जाती है और उससे कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो कौन सी ओल्ड एज में गायब होती है ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड गायब हो जाती है, और जिससे हार्मोन क्या सिक्रीट होता है? थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है। फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस क्या होती है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग फॉरेन मटेरियल, बाह्य विदेशी पदार्थ जो भी हमारे शरीर में अटैक कर रहे हैं या रोग फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको भचड़ कर जाने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है? फाइगोसाइटोसिस कहलाती है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा के बारे में हमने बातें कर ली हैं। अभी हमें बात करनी है प्लेटलेट्स के बारे में, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।